हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें। जब इस क्वेश्चन का पूरा आंसर को आप लोग देख लोगे 4 से 5 पेज में दिया गया आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से है, मैंने बता रखा है। अगर आप एक बार वीडियो देखोगे तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका दोबारा फ़ायदा ये होगा, ठीक है, कि एक होता है संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत और एक होता है संप्रभुता की एकलवादी सिद्धांत। अगर आप इस बहुलवादी सिद्धांत को पढ़ लोगे ना तो जस्ट इसका उल्टा कर देना तो आपको संप्रभुता की एकलवादी सिद्धांत भी बन जाएगा, जो कि आप सभी क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है उसमें एकलवादी भी पढ़ना है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन के साथ आपका दो क्वेश्चन खत्म होगा, एक संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत और एक संप्रभुता की एकलवादी सिद्धांत। आपको कहाँ पे क्या चेंज करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले शुरू से अंत तक बता लेता हूँ कि संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें, ये मेरा क्वेश्चन है। इसका हम आंसर पहले बताएंगे, उसके बाद हम देखेंगे बहुलवादी की जगह में अगर एकलवादी आ जाएगा तो क्या करना है, ठीक है। पहले हम बहुलवादी का कंप्लीट करते हैं, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं कि 3 से 4 घंटा के अंदर क्वेश्चन बनाते हैं, आसान लैंग्वेज में लिखते हैं। तो आपका बस एक कर्तव्य की वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो, तो सबसे पहले इसमें 2 वर्ड आया, एक संप्रभुता और एक बहुलवादी। इस दोनों का मतलब पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संप्रभुता और बहुलवादी समझेंगे और फिर आगे क्या बोला गया कि बहुलवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें। आलोचनात्मक मीन्स होता है बुराई, ठीक है। तो बहुलवादी सिद्धांत का क्या क्या बुराई किया गया था उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। यानी संप्रभुता क्या है, फिर इसका संप्रभुता की जो बहुलवादी सिद्धांत का जो बुराई किया गया था यानी जो आलोचना किया गया था उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आंसर देखो, सबसे पहले समझते हैं कि संप्रभुता क्या होता है, ठीक है। संप्रभुता का अर्थ क्या है। तो देखो, संप्रभुता को हम आपको अपने लैंग्वेज में बताना चाहेंगे। जैसे आपका घर है, आपके घर में किसका अधिकार चलता है, आपके माता पिता का, जो आपका पिता मैन गार्जियन होते हैं, मैन पेरेंट्स होते हैं, वो जैसा आपको बोलते हैं वैसा आप लोग करते हैं। घर में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में है, पेरेंट्स के हाथ में है। वही जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा घर है ना, यानी जो हमारा पेरेंट्स है ना, वो हमारा क्या संप्रभुता है। यानी हमारा घर क्या संप्रभुता है, जिसमें से हमारे पेरेंट्स के पास सारा शक्ति है, वो जो मर्जी वो कर सकते हैं, अंदर भी, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। दूसरों के साथ क्या करना नहीं करना है, घर के अंदर क्या करना है, वो सारे हमारे पेरेंट्स के हाथों में होते हैं। तो इसको बोलते हैं संप्रभुता। इसी को अगर हम अपने देश पे लागू करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा देश होता है, ध्यान रखना पॉलिटिकल सेंस में देश को राज्य भी कहा जाता है। तो कहीं अगर पॉलिटिकल सेंस पढ़ते क्वेश्चन में आपको राज्य आ जाएगा ना, तो ये झारखंड बिहार वाला राज्य नहीं समझना है, भारत समझना है, यानी देश। राज्य को देश बोला जाता है, ठीक है। तो राज्य के पास सारा शक्ति है, हम लोग राज्य के अंदर रहते हैं, राज्य जो चाहेगा वो करेगा, ठीक है। उसी के अंदर हम लोग काम करते हैं। तो हमारे में जो सबसे ज़्यादा शक्ति हो किसके पास है, राज्य के पास है। वो जैसा बोलेंगे वैसा ही हम लोग करेंगे। तो देश के अंदर और देश के बाहर क्या करना नहीं करना, वो सब शक्ति हमारे देश के पास है ना। हमारे समाज में क्या करना, हम लोगों का कैसे रहना है, कैसे खाना है, ठीक है। प्लस में हम लोगों को कौन सा जॉब करना, मतलब बहुत सारा चीज़ जैसा हमारा देश बोलेगा चलने के लिए वैसे हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। तो ये भी हमारा भारत देश क्या है, एक संप्रभु राज्य है, संप्रभु देश है, जिसमें से हमारा राज्य के हिसाब से हम लोग चलते हैं, आने के अपने देश के हिसाब से चलते हैं। तो ये होता है संप्रभु का मतलब कि कोई भी देश जिसके पास सर्वोच्च शक्ति होता है, सर्वोच्च सत्ता होता है कि वो जो मर्जी हो देश के अंदर, जो मर्जी हो देश के बाहर दूसरे देश के साथ वो करने के लिए बिल्कुल फ्री है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, ये जो मर्जी वो कर सकता है। ये होता है हमारा संप्रभु का मतलब, ठीक है। तो देखो अब चलते हैं, इसको हम समझते हैं। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। सर्वोच्च सत्ता मतलब समझ गए, सर्वोच्च शक्ति। अतः संप्रभुता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है ना। किसी राज्य मतलब क्या, मैंने आपको बार बार समझाया, किसी राज्य मतलब किसी देश की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है। संप्रभुता किसे कहा जाता है, किसी भी देश के पास जो सर्वोच्च सबसे ज़्यादा जो शक्ति होता है ना, उसको कहा जाता है। कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में, अंदर के मामलों में और बाहरी के मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। चाहे उसको अंदर के बारे में कुछ करना हो, चाहे बाहर के बारे में करना हो, देश के अंदर या बाहर, वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, जो मर्जी वो कर सकता है और किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। हमारा कोई भी देश किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं, विदेशी मतलब दूसरे देशों के अधीन नहीं है कि हम उसके अंडर में हैं, हम फ्री हैं,
जो मर्जी वो कर सकते हैं, ठीक है। वह देश अपने नीतियों को बनाने तथा उन्हें लागू करने में पूरी तरह स्वतंत्र है। वह देश जो नीतियों को बनाने में, कोई भी नीति को बनाने में, कोई भी चीज़ों को लागू करने में पूरा स्वतंत्र होता है, कोई उसे रोक नहीं सकता है ना। हमारा देश भी ऐसे है, बिल्कुल नीति बनाने में, उसे लागू करने में बिल्कुल क्या स्वतंत्र है, कोई उसे रोक टोक नहीं कर सकता है ना। किसी दूसरे देश के उसके आंतरिक या बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं है। मतलब किसी भी देश के, उसके कोई भी देश हमारे आंतरिक और बाहरी मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कुछ भी और रोक टोक नहीं कर सकता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग संप्रभु कहते हैं, संप्रभुता, ठीक है। तो ये बात आपको भली बातें पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसका जो प्रयोग है, किसका, संप्रभुता को सर्वप्रथम बोंदा ने किया था। हो सकता है एक नंबर में आ जाएगा कि जो संप्रभुता है इसका प्रतिपादक कौन है, तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया था बोंदा ने किया था। कौन किया था, बोंदा ने किया था, ठीक है। अब देखो संप्रभुता के प्रकार, ठीक है। संप्रभुता के कितने प्रकार होते हैं, एकलवादी सिद्धांत, जिसको दूसरे भाषा में हम लोग अद्वैतवाद भी कहते हैं, और दूसरा होता है बहुलवादी सिद्धांत। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि इसी क्वेश्चन से हमारा एकलवादी पर क्वेश्चन आ जाए चाहे बहुलवादी पर, दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, संप्रभुता के प्रकार देखते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक एकलवादी सिद्धांत और एक बहुलवादी सिद्धांत। एकलवादी की जगह में हो सकता है कि आपको अद्वैतवाद भी दे देगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एकलवाद क्या है, बहुलवाद क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में, तभी आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा इतना ही ध्यान रखना है कि जो एकलवादी सिद्धांत था ना, ये जो एकलवादी वाले थे ना, वो राज्य को विशेष दर्जा देते थे, राज्य को ऊंचा मानते थे। राज्य मतलब क्या, देश को, कि देश को ऊंचा मानते थे, कि देश के अंदर ही सब चीज़ होता है, देश सर्वोच्च क्या शक्ति है उसके पास, सर्वोच्च महान है वो। जबकि बहुलवादी राज्य को क्या मानते थे, नीचे मानते थे, देश को नीचे मानते थे, कि जैसे हमारा समाज होता है, समुदाय होता है, बस उसी के जैसा एक देश है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसा हमारा समाज होता है, जैसा हमारा समुदाय होता है, क्या देश भी वैसा ही होगा, नहीं। तो एकलवादी का मानना है कि हाँ, देश को ऊंचा समझते हैं, जबकि बहुलवादी देश को नीचा समझते हैं। नीचा मतलब समझ रहे हैं ना, कि एकलवादी का कहना है कि जो राज है वो सर्वोच्च शक्तिमान है, जबकि बहुलवादी का कहना है कि राज सर्वोच्च शक्तिमान नहीं है। बस अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एकलवाद सिद्धांत, एकलवाद सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन था, जर्मनी दार्शनिक हीगल। यानी जो एकलवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे, यानी कि जो व्यक्ति थे वो कौन थे, जर्मनी के दार्शनिक थे, कौन, हीगल को माना जाता है, ठीक है। एक नंबर में आ सकता है। इनके अनुसार से राज सर्वोच्च है, हम बताया था आपको पहले भी, एकलवादी सिद्धांत में राज्य को सर्वोच्च माना गया है, और वह अपने क्षेत्र में स्थित सभी समुदाय एवं सभी व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने के साथ विदेशों से भी अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है। इनका कहना है कि राज्य जो वो सर्वोच्च शक्तिमान है, ठीक है, और अपने क्षेत्र में सभी जितने भी सारे समुदाय रह रहे हैं, हमारे देश राज्य के अंदर जितने भी सारे समुदाय हैं, जितने भी इस प्रकार के लोग व्यक्ति रहते हैं, प्लस में हमारे देश से बाहर दूसरे देश हैं, इस सभी पर जो संबंध स्थापित करते हैं ना, वो कौन करते हैं, राज्य करते हैं। इसके पास शक्ति होती है, ठीक है, और ये अपने इच्छा अनुसार से संबंध स्थापित कर सकते हैं। मतलब ये जैसा बोलेंगे वैसा होगा, ठीक है। किस किस पर, तो अपने अंदर जितने समुदाय हैं, जितने व्यक्ति हैं, और हमारे देश से बाहर जो भी देश है, विदेश है, ठीक है, इन सभी पर क्या करना, संबंध स्थापित करना, ये अपने इच्छा अनुसार से करते हैं। ये कहना है एकलवादी सिद्धांत का, यानी कि ये कहते हैं कि राज्य सर्वोच्च शक्तिमान है, ठीक है। जबकि देखो बहुलवादी सिद्धांत का क्या कहना है, तो बहुलवादी सिद्धांत क्या है, देखो लॉस्की ने सर्वप्रथम बहुलवाद सिद्धांत का प्रयोग किया था। कौन किया था, लॉस्की ने बहुलवाद सिद्धांत का सबसे पहले प्रयोग किया था। बहुलवाद संप्रभुता को केवल राज्य तक ही सीमित नहीं मानते हैं, देखो संप्रभुता को केवल राज्य तक ही सीमित नहीं मानते, बल्कि इसकी संप्रभुता को अन्य समुदाय में बांट देना चाहते हैं। बहुलवादी वाले क्या चाहते हैं कि राज्य सबसे ज़्यादा सर्वोच्च मान नहीं है, शक्तिमान नहीं है, बल्कि इनकी जो शक्ति है ना, इनकी संप्रभुता को अन्य समुदाय में भी बांट देना चाहता है, और राज्य को ऊंचा नहीं समझने देता। राज्य को एक समाज की जैसा, राज्य को एक समाज की जैसा, राज्य को एक समुदाय की जैसा इन लोग क्या करना चाहता है, बांटना चाहता है, कि जितना शक्ति समुदाय के पास होता है, समाज के पास होता है, उतना ही राज्य के पास होगा। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन इन लोगों का मानना है कि जो संप्रभुओं का जो जितने सारी चीज़ें हैं ना, वो अन्य समुदाय में बांट दिया जाना चाहिए, ठीक है, अन्य राज्य को नीचा समझना चाहते हैं, ठीक है। संप्रभुता एकलवादी अवधारणा की प्रतिक्रिया में जो सिद्धांत विकसित हुआ उसे बहुलवाद कहते हैं। देखो एक होता है एकलवादी और एक होता है बहुलवादी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बहुलवादी। तो बहुलवादी किसके विरोधी है, एकलवादी की, है ना। तो वही बोल बताया गया यहाँ पे कि संप्रभुता जो है वो एकलवादी अवधारणा की प्रतिक्रिया में, यानी जो एकलवादी अवधारणा था ना, इसकी प्रतिक्रिया में जो जवाब मिला है
है ना, इसके प्रति जो जवाब मिला है ना, उसी को हम लोग, और जो सिद्धांत विकसित हुआ उसे बहुलवादी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो एकलवादी के विरोध में जो चीज़ें हुआ है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलवादी। क्योंकि एकलवादी आया था जो राज को सर्वोच्च समझ रहा था, लेकिन जब बहुलवादी आ गया तो राज को नीचा समझा। तो एकलवादी के विरोध में जो आया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलवादी सिद्धांत। अब देखते हैं बहुलवादी दृष्टिकोण के विचारक। तो बहुलवादी दृष्टिकोण के दो विचारक मैंने यहाँ पे लिया, एक हेसियो और एक लॉस्की है। हेसियो का क्या कहना है, हेसियो का कहना है कि बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है। मतलब देखो ये वही बात है, आखिर बहुलवादी दृष्टिकोण के विचारक मतलब क्या, लोग। तो बहुलवादी दृष्टिकोण वाले बहुलवादी का ही समर्थन करेंगे ना। तो इनका क्या कहना है कि पता है कि एक राज्य ऐसा सर्वोच्च मान नहीं है, ठीक है, कि सारा शक्ति जो सारा सत्ता वो राज्य के पास है, बल्कि ये विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है। मतलब ये अलग अलग क्षेत्रों में इसका शक्ति बटा हुआ है। सिर्फ राज्य के पास ही सारा शक्ति नहीं है, बल्कि सारा अलग अलग समुदाय में शक्ति बटा हुआ है। ये कहना है हेसियो के अनुसार से। लॉस्की का क्या कहना है कि समाज की संरचना को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। यानी लॉस्की का कहना है कि जो समाज के जो संरचना, जो समाज का निर्माण होता है, उसको पूर्ण होने के लिए, यानी पूरा होने के लिए संघात्मक होना चाहिए। संघात्मक मतलब ये होता है जिसमें से एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा शक्ति नहीं होता है, बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों के हाथों में क्या होता है, एक से अधिक क्या होता है, शक्तियों के विभाजन होता है। सिर्फ एक का नहीं बल्कि एक से अधिक में शक्तियों का जो विभाजन होता है उसको संघात्मक बोलते हैं। तो इनका भी क्या कहना है पता है कि जो सारा समाज को जो संरचना है वो पूर्ण नहीं पूर्ण होने के लिए क्या होना चाहिए, संघात्मक होना चाहिए। यानी कि शक्ति का जो बंटवारा अलग अलग समुदायों में होना चाहिए। मतलब बस ये लोग यही चाहते हैं कि जो राज है ना उसके पास सारा शक्ति नहीं होगा, बल्कि सारा शक्ति सभी में विभाजित होना चाहिए, सभी समुदायों में विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं बहुलवादी की प्रमुख मान्यता क्या है, कि बहुलवादियों वालों का प्रमुख मान्यता क्या है। तो बहुलवादियों लोगों का मानना है कि राज केवल एक समुदाय है। इनका मानना है कि राज एक समुदाय है। सोचो, राज इतना बड़ा है, इन लोग मानते हैं कि राज एक समुदाय है। दूसरा, समाज और राज्य में अंतर है। इन लोगों का कहना है कि समाज और राज्य एक नहीं है। ठीक है, समाज और राज्य में क्या है, अंतर है। जैसे कि एकलवादी का कहना था कि राज्य के अंदर ही समाज है। मतलब पहले राज्य है बड़ा, उसके अंदर समाज है। तो आने के राज्य का समाज का संबंध किससे हो गया, राज्य से हो गया, है ना। तो राज्य के अंदर ही समाज है। अगर राज्य मतलब अगर पापा है तो उसका बेटा समाज है। लेकिन नहीं, बहुलवादी का कहना नहीं, समाज और राज्य बिल्कुल अलग है। समाज अगर दूसरे घर का है तो राज्य भी दूसरे घर का है, ऐसा मानना है इन बहुलवादियों का। तीसरा, राज्य में असीमित शक्तियाँ नहीं है। देखो, बहुलवादियों का क्या कहना है कि राज्य में असीमित शक्तियाँ नहीं है। असीमित क्या मतलब, पूरा शक्तियाँ, बहुत प्रकार की शक्तियाँ। तो इन लोगों का कहना है कि बहुत प्रकार की शक्तियाँ राज्य में नहीं है। चौथा, कानून राज्य से ऊपर है। देखो, इन लोगों का क्या कहना है, बहुलवादियों का कहना है कि जो कानून होता है वो राज्य से ऊपर होता है, जबकि एकलवादियों वालों का कहना था कि जो कानून बनता है वो राज्य के अंदर ही बनता है ना, यानी कानून राज्य के नीचे होता है। लेकिन इन लोगों का मानना है कि जो कानून होता है वो राज्य से ऊपर हो जाता है। अब राज्य से ही जब ऊपर हो जाएगा कानून तो फिर चलेगा कैसे। पाँचवा, लोकतंत्र में विश्वास। हाँ, ये लोग बहुलवादी वाले क्या मानते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। छठा, राज्य सामाजिक संस्थाओं के अधीन है। इन लोगों का क्या कहना है कि जो राज्य है ना वो सामाजिक संस्थाओं के अधीन है। मतलब समझ जाओ, राज्य के अधीन समाज नहीं है, बल्कि सामाजिक संस्थाओं के अधीन ही राज्य है। सोचो, छोटे के अंदर बड़ा है, इन लोगों का ऐसा मानना है। सातवां, राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित है। बहुलवादियों का कहना है कि राज्य जहाँ चाहे वहाँ अपने मर्जी से कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि राज्य का कार्य करने का जो क्षेत्र वो सीमित है। ठीक है, जबकि एकलवादियों का क्या कहना था कि नहीं, राज्य जहाँ मर्जी वहाँ कार्य कर सकता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि इनका कार्य करने का जो क्षेत्र वो सीमित है, ये लिमिट में ही रहकर काम कर सकते हैं। आठवां में क्या कहना है कि व्यक्तियों का संबंध अन्य समुदाय से भी है। देखो, एकलवादी वाले का कहना था कि व्यक्तियों का केवल और केवल संबंध राज्य से ही है। अगर राज्य है तभी व्यक्ति हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि व्यक्तियों का संबंध सिर्फ राज्य से नहीं है, बल्कि अन्य अन्य समुदायों से भी है। नेक्स्ट है कि राज्य संपूर्ण नहीं है। देखो, बहुलवादियों का कहना है कि राज्य जो है वो संपूर्ण नहीं है, इसके अलावा समुदाय भी है। ठीक है, तो राज्य संपूर्ण नहीं है, ये इन लोगों का मानना है। अब देखते हैं बहुलवादी विचारों का आलोचनाएं, कि बहुलवादी विचारों का आलोचनाएं क्या किया गया। ठीक है, आखिर लोगों ने कैसे बहुलवादी विचार का बुराई किया। ठीक है, तो देखो, बहुलवादी को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया, ऐसा नहीं है कि बहुलवादियों को स्वीकार कर लिया गया, बहुलवादी को बहुत अच्छा बताया गया। कुछ ऐसे भी विचारक आए हैं, कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जो बहुलवादियों को क्या ठहराया गया, गलत ठहराया गया, बुराई किया गया। ठीक है,
इसमें भी अनेक विचारधारा के आधारों पर आलोचनाएं की गई जो निम्नलिखित है। कौन कौन सी आलोचनाएं बुराई किया गया देखो। विचारधारा की अस्पष्टता, कुछ विचारकों का ये कहना है ना कि जो बहुलवादियों का विचारधारा दिया ना उसमें अस्पष्टता है, उसकी विचारधारा से स्पष्ट बात नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बुराई किया गया, तो इन लोगों के इंसल्ट ही हो गया। कुछ लोग आए उधर सर बोल दिए कि इनके विचार जो बहुलवादी इतना अटर पटर कर रहा है, इनके विचार में तो अस्पष्टता है, इनके विचार तो स्पष्ट है ही नहीं है ना, अस्पष्टता है, ठीक है। तो इनका भी कोई बुराई किया, जैसे ये एकलवादी का बुराई किया बहुलवादी वाले, तो बहुलवादी का भी कोई बुराई कर दिया। तो उधर से आए और बहुलवादियों का बुराई किया। तो पहला बुराई क्या किया कि जो बहुलवादियों की विचारधारा है ना ये अस्पष्टता है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो बहुलवादी विचारक राज्य को एक विशेष समुदाय मानते हैं। बहुलवादी वाले जो हैं वो विचारक राज्य को एक विशेष समुदाय मानते हैं, सोचो राज्य को समुदाय मानते हैं, किंतु इस पर भी वह राज्य के विशेष अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। चलो ठीक है, मान लो राज्य एक समुदाय है तो एक समुदाय के जैसा उसको अधिकार दो, लेकिन क्या करते हैं बहुलवादी वाले, एक समुदाय के जैसा भी राज्य को अधिकार नहीं देते हैं। इसलिए आलोचकों की दृष्टि से, आलोचकों मतलब जो बुराई करने वाले लोग हैं उनकी दृष्टि से बहुलवादी विचारधारा एक अस्पष्ट विचारधारा है। मतलब ये अगर आप ठीक है किसी चीज़ को अगर नीचा दर्जा दे रहे हो तो उसको नीचा के जैसा अधिकार भी दो, वो भी अधिकार नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके बातों में अस्पष्टता है, ठीक है। दूसरा, प्रभु सत्ताहीन राज्य की कल्पना। देखो बहुलवादी वाले उधर से आए लोग और क्या कहते हैं कि इसमें दूसरा बुराई ये भी है कि प्रभु सत्ताहीन राज्य की कल्पना, कि जो बहुलवादी वाले हैं ना वो प्रभु सत्ताहीन राज्य की कल्पना करना चाहते हैं। प्रभु सत्ताहीन मतलब जैसे हमारे घर में जैसे हमारे पेरेंट्स का सारा अधिकार होता है तो उसको बोलते हैं संप्रभुता, और संप्रभुताहीन मतलब हमारे घर में अपना अपना सब मर्जी से चल रहा है, ठीक है। तो ये जो बहुलवादी वाले चाहते हैं ऐसा ही, प्रभु सत्ताहीन राज्य की कल्पना ही करना चाहते हैं जिसमें से किसी का हमारा देश टूट जाए, नहीं चले अच्छा से, है ना। बहुलवादी विचारधारा को आधुनिक युग माने कि अभी के युग में मान्यता नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल, बहुलवादी विचारधारा को आधुनिक युग माने कि अभी के समय मान्यता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह एक ऐसी राज्य की कल्पना करती है जिसमें कोई संप्रभुताधारी शासन ना ही हो, मतलब कोई हमारा शासन ही ना हो, हमारा राज्य हमारे ऊपर शासन कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन इन लोगों की कल्पना कैसा कर रहा है जिस पे हमें कोई शासन ही ना करे, हमारे ऊपर कोई शासन ही नहीं करे, और जब हमारे ऊपर कोई शासन नहीं करेगा तो चलेगा नहीं। तीसरा, सभी समुदाय समान पदीय नहीं होते हैं। देखो बहुलवादी वाले क्या कहते थे कि सभी का अधिकार समान है, यानी कि जितना समुदाय के पास अधिकार है उतना ही राज्य के पास अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी समुदाय के पास समान पदीय नहीं होते हैं, ये आलोचकों का कहना है, ठीक है। बहुलवादी विचारधारा की एक सबसे बड़ी भूल यह है कि उसने समस्त समुदाय को सभी समुदाय के स्तर पर लाकर एक ही स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया कि सभी को समान अधिकार प्राप्त है। बट ऐसा नहीं है कि समाज को और राज्य को एक ही अधिकार प्राप्त है। अगर राज्य और समुदाय को एक ही अधिकार दे दिया जाएगा तो फिर मुसीबत में क्या हो जाएगा, फिर हमारा ये जो देश है वो नहीं चल पाएगा। किसी एक के पास ज़्यादा अधिकार होना चाहिए। फिर आगे मैंने पॉइंट नहीं लिखा, आप लोगों ने खुद से लिख लोगे, ठीक है। देशभक्ति की भावना का विरोध। देखो बहुलवादियों वालों का क्या है, देशभक्ति की भावना को विरोध कर रहे हैं, ठीक है, कि राज्य सर्वोच्च शक्तिमान नहीं है, तो जो राज्य है और समुदाय वो समान है, समान अधिकार होना चाहिए। तो इससे हमारा देशभक्ति की भावना का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, देशभक्ति हमारा कम हो रहा है। पांचवा, कानून के संबंध में गलत व्याख्या। जो ये होता है बहुलवादी वाले ना, वो कानून के संबंध में क्या कर रहा है, गलत व्याख्या फैला रहा है, गलत व्याख्या करते हैं, है ना। और छठा क्या है, संकटों में वृद्धि। और दिन प्रतिदिन बहुलवादी वाले विचारधारा क्या से क्या हो रहा है, संकटों में क्या होते जा रहा है, वृद्धि होता है, ठीक है। इनकी विचारधारा से क्या होता है, संकट में वृद्धि होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन खतरा पैदा होते जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको मैंने अपना लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। हाँ, और अगर मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा था कि अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा गया संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत, अगर इसकी जगह में एकलवादी सिद्धांत आ जाएगा तो आपको कैसे आंसर लिखना है, तो ये आपका सेम रहेगा संप्रभुता का अर्थ, ठीक है। ये भी आपका सेम रहेगा संप्रभुता के प्रकार, एकलवादी बहुलवादी, ये भी सेम रहेगा। पहले आपको एक्सप्लेन कर देना कि एकलवादी सिद्धांत क्या है। ये भी आपका सेम रहेगा बहुलवादी सिद्धांत क्या है, क्योंकि संप्रभुता का दो प्रकार होता है, एकलवादी और बहुलवादी। तो आप लोग डिफाइंड करोगे ना, चाहे बहुलवादी पर आ जाए चाहे एकलवादी पर, आपको ये दोनों का डिफाइंड जरूर करना है, एकलवादी और बहुलवादी, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ से हम लिखे ना बहुलवादी दृष्टिकोण के विचारक, वहाँ से आपको चेंज करना है एकलवादी के बारे में, ठीक है। तो हम हो सकता है मैं आप सभी को बता भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ही नीचे आप लोगों को एकलवादी के बारे में लिखना है। अगर मैं वीडियो ना भी बनाऊँ तो बस इस सब का उल्टा कर देना है। जहाँ राज्य केवल एक समुदाय मानता है बहुलवादी वाले, वहाँ एकलवादी वाले क्या मानते हैं, राज्य को सर्वोच्च मानते हैं। जहाँ राज्य में असीमित शक्तियाँ नहीं है ऐसा इन लोग मानते हैं, वैसा एकलवादी वाले मानते हैं कि राज्य में ही सारी शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो बस इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।